तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 6 जून थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसकी टाइमिंग है 4:30 से 6:30। ठीक है, तो एग्जाम एनालिसिस देखने से पहले या कमेंट करने से पहले एक बार आपको देख लेना है कि आप किस शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं और आपने किस शिफ्ट का पेपर दिया है। ठीक है, चलिए आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे हैं सूर्यांश मिश्रा जी ने, जो भोपाल के रहने वाले हैं, और इनके 72 नंबर आज शाम वाली शिफ्ट में आए हैं। और आप भी अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। नंबर है 7052547003। अपने नाम के साथ में इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को जरूर से जरूर भेज देना, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सबसे पहले जीके जीएस और साइंस से शुरुआत करेंगे, फिर मैथ्स बताएंगे, फिर इंग्लिश बताएंगे, और उसके बाद में हम आपको हिंदी के बारे में जानकारी भी देने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। लास्ट में आपको ये भी बताने वाले हैं कि आज के टॉप 5 स्कोरर क्या रहे हैं, टॉप 5 नंबर हमें क्या देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लाइक नहीं किया तो एक बार फिर से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और यह प्रश्न हमने यूनेस्को वाली वीडियो में कराया था और आपसे बोला भी था केवलादेव वाला प्रश्न भाई पूछा जाएगा, तो आज यहाँ पर यह प्रश्न देखने को मिला है। देखिए, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, यह प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर है राजस्थान। अगर जिसने यूनेस्को वाली वीडियो हमारी देखी होगी उसने बड़ी आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। तो यूनेस्को वाली वीडियो देखने ना, लास्ट में आपको हम बताएंगे कि वो यूनेस्को वाली वीडियो कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए, चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात अभ्यारण्य है। ठीक है, इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे कि साइबेरियन सारस सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ का। साइबेरियन सारस, साइबेरिया से आए हुए सारस जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं, और यहाँ 230 प्रजाति के पक्षियों ने भारत के राष्ट्रीय उद्यान में अपना घर बनाया है। तो यहाँ पर विदेशों से पक्षी आकर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में रहते हैं। ठीक है, चलिए, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है। जिसने मेरी यूनेस्को वाली वीडियो देखी होगी, जो हमने परसों ही अपलोड की है, जिसने वो वीडियो देखी होगी उसका एक भी प्रश्न आपका यूनेस्को वाला गलत नहीं हो रहा होगा, और उसने यूनेस्को के सारे प्रश्न सॉल्व किए होंगे, सारे प्रश्न सही लगाए होंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यूनेस्को में केवलादेव घाना पक्षी विहार को कब शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अब क्यों कहा है, आइए देख लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर बनाया जाता है। यदि संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उपचार प्रदान करने के लिए इसे शक्ति और नियंत्रण प्रदान किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके थ्रू जो है जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो जो है अपनी रिट जारी कर सकता है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की आत्मा कहा है। ये दोनों आपको अलग अलग प्रश्न हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स से एक प्रश्न पूछा गया, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। सही आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है सुनील छेत्री। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो सुनील छेत्री का जन्म 3 अगस्त 1984 को एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर है, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जो एक स्ट्राइकर या फिर विंगर के रूप में खेलते हैं, और इंडियन सुपर लीग की क्लब बेंगलुरु एफसी, ये आपको याद रखना किस टीम से खेलते हैं, तो बेंगलुरु एफसी से जो है ये फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय टीम, मतलब दोनों राष्ट्रीय टीम के जो है ये कप्तान है। ठीक है, चलिए, इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था, और इनके माता पिता नेपाल से संबंध रखते हैं, और इनके जो पिता हैं वो भी फुटबॉलर थे, और इनकी जो सिस्टर हैं वो भी फुटबॉलर थी, इसलिए जो है इनका फुटबॉल में बेहद रुचि है। तो सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2022 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में किसको शामिल किया गया है। तो सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात में है, इसको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अब वर्ष 2022 में किसे किसे शामिल किया गया था, चलिए देख लेते हैं। हो सकता है इसके अलावा कोई ऑप्शन दिया गया हो, लेकिन इनमें से ही ऑप्शन दिया गया होगा, जो हम डिटेल आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2022 को घोषणा की है कि वडनगर शहर गुजरात, सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात और रॉक कट मूर्तियां उन्नाकोटी त्रिपुरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किए गए। 20 दिसंबर 2022 की ये न्यूज़ है, यानी कि दिसंबर की करंट अफेयर आपको पूछ रहे हैं। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ये हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं दिसंबर की और सितंबर की भी करंट अफेयर। सर्च कर लेना सितंबर करंट अफेयर बाय सक्सेस जंक्शन, दिसंबर करंट अफेयर बाय सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो आपको मिल जाएगी। जनवरी और फरवरी की हमने अपलोड कर दी है। कल सुबह आपको मार्च अप्रैल की मिल जाएगी, थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन कल सुबह आपको हर कीमत पर मार्च अप्रैल की करंट अफेयर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
1857 की क्रांति से ये प्रश्न आया हुआ था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपके चर्बी युक्त जो कारतूस थे वो 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण थे। देखिए, तो 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण ब्रिटिश सेना के द्वारा सेना में चर्बी युक्त कारतूसों वाले एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करना था। इन एनफील्ड राइफल्स को लोड करने के लिए चर्बी युक्त कारतूसों को दांतों से काटना पड़ता था। यह अफवाह थी कि ये कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए हैं और यही एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से जो है आपका जो 1857 की क्रांति हुई थी। और 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो याद रखना कमल और रोटी, याद रखना कमल और रोटी जो है वो 1857 की क्रांति का प्रतीक था। भाई देखो, अपनी जो आपकी क्या कहते हैं चित्र बनाने की अपनी चित्रकला वगैरह थोड़ा अच्छी नहीं है, ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो माइंड मत करना। चलिए, तो हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छिंदवाड़ा की जनजाति के लोग किस वस्तु का व्यापार करते हैं? अब इसका ऑप्शन हमारे पास में नहीं आ पाया। अगर हमारे पास में ऑप्शन होता तो हम आपको सही जानकारी बता पाते कि क्या ऑप्शन दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के जो जनजाति के लोग हैं वहाँ पर भारिया जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो भारिया जनजाति जड़ी और बूटी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यापार करते हैं। बाकी जो लोग एग्जाम देकर के आए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो रोजमर्रा के खान पान से लेकर के विभिन्न रोगों के निदान के लिए ये आदिवासी वन संपदा पर ही निर्भर करते हैं। भूमिका वे आदिवासी चिकित्सक होते हैं। देखिए, चिकित्सकों को क्या कहते हैं भारिया जनजाति में? तो भूमिका कहते हैं। ठीक है, तो जो जड़ी बूटियों से विभिन्न रोगों का इलाज करते हैं, इनका मुख्य भोज्य पदार्थ पेज है। ये भोज्य पदार्थ जो है ये भी पूछा गया भारिया जनजाति का, तो पेज होता है। ठीक है, इनके मुख्य देवता बूढ़ा देव और दूल्हा देव है। नाग देवता प्रमुख देवताओं की पूजा करते हैं। याद रखना, ये बूढ़ा देव और दूल्हा देव भारिया जनजाति के देवता होते हैं। विवाह मगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजबाजी विवाह प्रमुख है। ये तीनों विवाह भी आपको याद रखना, आगे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रमुख नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मा नृत्य ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो भड़म, कर्मा, शैतम, सेला प्रमुख जो है नृत्य होते हैं भारिया जनजाति के। तो ये भारिया जनजाति के बारे में कुछ जानकारी हमने आपको दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? तो रॉयल कमीशन या फिर इसे ली कमीशन भी कहते हैं। जो भी ऑप्शन में था वही आपका आंसर था। तो रॉयल कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए, तो भारत में सुपीरियर सिविल सर्विसेज के संबंध में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में सन 1924 में रॉयल कमीशन ने प्रस्तुत की थी अपनी रिपोर्ट में लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की थी। तो रॉयल कमीशन की सिफारिश पर जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड ली जो है वो इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसे कभी कभी ली कमीशन भी कहा जाता है। तो इनकी सिफारिश पर भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जीव नहीं पाया जाता है? इसका भी ऑप्शन हमारे पास में नहीं था, लेकिन आपको हम ये जरूर बता देंगे कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो चलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, सिवनी जिले में पेंच पार्क सतपुड़ा रेंज के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी हिस्से में है। उद्यान में कौन कौन से पाए जाते हैं ये देख लीजिए। इसके अलावा जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बाघ, तेंदुए, भेड़िए, जंगली भैंसे, हिरन, बारहसिंगा, मोर, काले हिरन आदि जो है पाए जाते हैं। अब इसके अलावा जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा वही इसका आंसर हो जाने वाला है। ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए, प्रसिद्ध द जंगल बुक, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड में ही। प्रसिद्ध द जंगल बुक रूडयार्ड किपलिंग के किरदार मोगली और गुस्सैल शेर खां इस साहसिक स्थान के अभिन्न अंग है। यानी कि शेर खान और जो मोगली है इन दोनों का जो है विचार यहीं पर आया था। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मोगली और गुस्सैल शेर खान से भी संबंधित है। इस उद्यान का नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि इस उद्यान का नाम किस नदी के नाम पर रखा है? तो पेंच नदी के नाम पर रखा है। फॉरेस्ट में ही आपका एग्जाम ये प्रश्न पूछा जा चुका। ठीक है, जो कि पार्क के बीचों बीच से पेंच नदी बहती है। पार्क को दो भागों में ये पेंच नदी डिवाइड करती है। इस पार्क को 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और आपके लिए खुशी की खबर है कि 5000 फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी और आने वाली है। जैसे ही ये वैकेंसी इसका रिजल्ट आता है फिर ये जैसे कंप्लीट होती है वैसे ही 5000 और वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। जैसे ये एग्जाम खत्म होगा हम आपके 5000 जो और वैकेंसी आ रही है, साथ ही साथ में एमपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, इन दोनों की तैयारी आपकी हम शुरू कर देंगे। देखिए, हमने फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी भी शुरू की थी, लेकिन आप लोगों का सहयोग नहीं मिला। हमने टेस्ट सीरीज भी चालू की थी, विजय श्री टेस्ट सीरीज चालू की थी, लेकिन आप लोगों का सहयोग नहीं मिला तो हमने बंद कर दिया। भाई आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, शेयर ही नहीं करते हो, तो भाई क्या करें? ठीक है ना। चलिए, अब आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। देखिए, फ्री में सारी क्लासें हम देते हैं, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? साइंस से यह प्रश्न पूछा गया था। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। देखिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसका सूत्र याद रखना CaO इसका सूत्र होता है, एक रासायनिक यौगिक है जो बहुतायत में उपयोग में लाया जाता है। इसे बिना बुझा चूना या फिर क्विक लाइम या फिर दग्ध चूना, बर्न लाइम भी कहते हैं। याद रखना ये दोनों नाम पूछे जाते हैं।
बिना बुझा चूना जिसे इंग्लिश में क्विक लाइम कहते हैं, दग्ध चूना या व्हाइट चूना जिसे बर्न्ट लाइम भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे। एक बार फिर से आपका संविधान से ही प्रश्न पूछा गया है, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? रिपीट हुआ है ये प्रश्न, इसलिए आपसे कह रहे हैं जो हमारी ऑल शिफ्ट वाली वीडियो है जिसमें हमने 25 मई से लेकर के अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को एक वीडियो में कंपाइल कर दिया है। सर्च कर लेना ऑल शिफ्ट फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम एनालिसिस बाय सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो आपको दिख जाएगी। वहां से लगभग 79 प्रश्न अभी तक रिपीट हो चुके हैं, तो सारे प्रश्न आपको देख करके जाने हैं। इस वीडियो के अंत में वो वीडियो हम यहाँ पर टैग कर देंगे, तो वो वीडियो भी आपको दिख लेना है। और यहाँ पर आपको फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस या फिर कहें दोपहर वाली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, यहाँ पर इसकी भी वीडियो मिल जाएगी। दोनों वीडियो आपको देख करके जाना है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। कल शाम को ये प्रश्न आया था, आज फिर से पूछ लिया। देखिए, तो संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। संविधान के भाग 14, याद रखना, संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है। कल भी हमने पूरा डिटेल में आपको समझाया था, आज फिर से समझा रहे हैं क्योंकि आज यह प्रश्न फिर से पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2022 एशियन गेम्स से एक प्रश्न था। अब क्या प्रश्न था वो हमको नहीं मिल पाया है, लेकिन 2022 एशियन गेम्स से प्रश्न था। अब कौन से प्रश्न बन सकते हैं आइए देख लेते हैं। तो देखियो, इन खेलों के उद्घाटन की घोषणा राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे ने की थी। याद रखना, रेमन मैग्सेसे ने इसकी स्थापना की थी, इसको शुरुआत की थी। ठीक है, ये रिजाल मेमोरियल स्टेडियम में आयोजित हुए इन एशियाई खेलों में भारत का पदक तालिका में 5वां स्थान रहा है। देखिए, ये मुझे लगता है ये रेमन मैग्सेसे वाले की हो गया है। ठीक है, तो याद रखना वर्तमान में भारत को क्या कितने गोल्ड मिले हैं ये आप एक बार देख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है ना, ये मुझे लगता है पुराना वाला यहाँ पर टाइप कर दिया टाइपिस्ट ने, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है अभी वर्तमान में कितने गोल्ड और कितने पदक मिले हैं ये आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए वर्तमान में आपको ये बता देते हैं कि 2022 एशियन गेम्स की शुरुआत कहाँ पर हुई थी। तो याद रखना हांगझाऊ चीन में इस बार 2022 का एशियन गेम्स हुआ था। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो एक बार एशियन गेम्स में भारत के कितने ब्रॉन्ज कितने मेडल मिले हैं ये एक बार आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब यहाँ पर क्योंकि ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि उसने कौन सा टाइप किया है, 2022 वाला किया है या फिर पहला जो हुआ था उसका किया है। मुझे लगता है 2022 वाला ही होगा, ये शुरू में इतने मेडल कहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो हो सकता है एक बार आप कंफर्म कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं इसलिए हम आपको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, 5वां स्थान रहा है ऐसा इसमें बताया गया है। भारत ने 5 गोल्ड जीते हैं, 4 सिल्वर जीते हैं और 8 ब्रॉन्ज जीते हैं, कुल मिलाकर 17 पदक जीते हैं। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ये 2022 में ही मिले हैं या फिर पहले के हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आपसे कारक का एक प्रश्न पूछा है। अब कुछ लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया सर हिंदी के प्रश्न बता दीजिए कि देखिए आप जो प्रश्न हमारे पास से लिख करके भेजेंगे वही तो हम आपको कराएंगे। अब देखिए, अगर आप पूरा प्रश्न लिख करके भेज देते हैं, जैसे कल हमको मैथ के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मिल गए थे, तो वो क्वेश्चन हमने टाइप करवा लिए थे और आपको बता दिया था। अब आप प्रश्न लिखकर भेजेंगे तभी तो हम आपको बता पाएंगे, अब हवा में तो हम आपको बता नहीं देंगे। तो देखिए, केवल टॉपिक लोग बता देते हैं, तो टॉपिक के बारे में हम आपको भी बता देते हैं। तो कारक से एक प्रश्न पूछा गया था, आसन्न भूतकाल का एग्जाम्पल दिया था। 2 प्रश्न आपके, 2 से 3 प्रश्न आपके बर्तनी शुद्धि के आज पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा पर्यायवाची के 2 प्रश्न हैं, कारक का एक प्रश्न बता दिया। मुहावरे और लोकोक्तियों से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मुहावरे लोकोक्तियां एक बार आपको अच्छे से रिपीट करके जाना। लूसेंट जो हिंदी लूसेंट है ना, वहां से आपको मुहावरे लोकोक्ति एक बार पढ़ करके जाइए, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपका छंद से था, एक प्रश्न आपका अलंकार से था, तत्सम तद्भव से एक प्रश्न था और शब्द युग्म में जो आपके समश्रुति भिन्नार्थक होते हैं यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए देखिए भाई, जिन लोगों का एग्जाम हो वो लोग कृपया प्रश्न जरूर भेज दिया कीजिए। आपका क्या जाता है, अब ये प्रश्न आपको तभी मिल पा रहे हैं ना कि जब किसी न किसी ने भेजे हैं। उन लोगों का भी एग्जाम कैसा भी गया हो पर उन्होंने आपके लिए प्रश्न तो भेजे। आपका भी एग्जाम चाहे जैसा जाए लेकिन आप दूसरों की मदद कीजिए, जिससे कि 5 जो वैकेंसी आने वाली हैं उसमें आपकी भी मदद होगी, आपको भी जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया। तो एक ही वो पैटर्न बना हुआ है, 2 आपके एंटोनिम पूछे जा रहे हैं, 2 आपके सिनोनिम्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में एक्टिव पैसिव के 2 प्रश्न हैं। नरेशन के सबसे ज़्यादा प्रश्न बढ़ रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न नरेशन के हैं। PQRS यानी कि पैराजंबल के 3 से 4 प्रश्न हैं। इस शिफ्ट में फिल इन द ब्लैंक्स भी देखे गए हैं, सुबह फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आए थे। 2 प्रश्न एरर के, 2 प्रश्न आपके ईडियम्स के पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो आपको बता दें 3 टॉपिक पर हमने वीडियो बना रखी है, एक्टिव पैसिव, नरेशन और PQRS। सर्च कर लेना एक्टिव पैसिव बाय सक्सेस जंक्शन, नरेशन बाय सक्सेस जंक्शन, PQRS बाय सक्सेस जंक्शन, तो तीनों वीडियो ट्रिक वाली आपको देखने को मिल जाएगी। PQRS वाली वीडियो पे लगभग 70,000 से ऊपर व्यूज आ चुके हैं, क्योंकि बेहतरीन ट्रिक के द्वारा हमने उसमें जो है आपको PQRS सॉल्व करना बताया है कि बेहतरीन ट्रिक के द्वारा आप मात्र 2 सेकंड में देखते ही प्रश्नों के जवाब कैसे दे सकते हैं, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो चाहे वो नरेशन हो। तो एक बार आप अगर ये 3-4 वीडियो देख करके जाएंगे तो आप आराम से 20 में से लगभग 15 नंबर तो आप आराम से लेकर के आएंगे। तो सर्च करके ये सारी वीडियो आपको देख लेना है एग्जाम सेंटर में जाने से पहले। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आज आपसे आयत का परिमाप पूछा गया था।
त्रिभुज की समरूपता से प्रश्न पूछे गए थे। नया यहाँ पर प्रश्न देखने को मिला है। एक प्रश्न आपका रेशियो से था, एक प्रश्न आपका अलजेब्रा से था। वर्क एंड टाइम से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न परसेंटेज से थे। अब यहाँ पर सीआई और एसआई भाई कवर करके जाइए। सीआई एसआई से सुबह वाली शिफ्ट में भी लगभग 3 से 4 थे और इस शिफ्ट में भी 3 से 4 प्रश्न आपको सीआई और एसआई से देखने को मिल रहे हैं, तो ये टॉपिक यहाँ पर बढ़ रहा है। बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। 2 से 3 प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के थे, लेकिन पॉइंट में कैलकुलेशन यहाँ पर कराई गई थी, यानी कि कैलकुलेशन वाले प्रश्न आपके जो है सिंप्लीफिकेशन में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पूछ भाई गुणा भाग भी पूछ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन पूछ रहा है। एक प्रश्न आपका ट्रेन से था और एक प्रश्न आपका नाव और धारा से भी पूछा गया था। 2 से 3 प्रश्न आपके प्रॉफिट लॉस से पूछे गए हैं, तो ये भी आपको देख करके जाना है। और सिंपल लेवल के पूछे जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस वाले प्रश्न, खाली जो है आपकी सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा कैलकुलेशन करवा रहा है। ठीक है, टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं। आज के टॉप 5 स्कोर हमें क्या मिले हैं, तो 72 नंबर हमने आपको ऊपर ही बता दिए, 72 नंबर इनके ही आए हैं। उसके बाद 69 नंबर, 68 नंबर, 63 और 59, ये नंबर आज हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको बता दें भाई, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ 24 घंटे बाद मिल जाएगी। बाकी अभी तक जो पीडीएफ डली हुई है या जो नहीं डल पाई है, वो अभी हम कुछ देर में ही उस पर अपडेट कर देंगे। ठीक है, 24 घंटे बाद आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाता है। किरण की बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी फ्री में, आर.एस. अग्रवाल की बहुत सारी किताबें आपको फ्री में मिल जाएंगी यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, ब्रह्मास्त्र बुक जो है आदित्य रंजन सर की, वो आपको फ्री में मिल जाएगी। और एसएससी सीजीएल रैंक 1 जो आया है, उसके हमें नोट्स मिल गए हैं, साइंस के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, इसके अलावा आपके हिस्ट्री वगैरह के, तो वो सारे नोट्स हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको देख सकते हैं, लेकिन आप इसको तभी ज्वाइन कर पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये सुविधा केवल और केवल सक्सेस जंक्शन वालों के लिए ही उपलब्ध है। तो सब्सक्राइब करके जाइए, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, ये आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। इसको आपको ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब भाई वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि कोई भी आपका एग्जाम, ग्रुप 4 का भी एग्जाम एनालिसिस कराएंगे, एमपी पुलिस का भी एग्जाम एनालिसिस कराएंगे। ठीक है, आने वाली 5000 वैकेंसी और एमपीएसआई का भी एग्जाम एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपसे निवेदन है, आपका जिस भी शिफ्ट में एग्जाम हो, इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को जरूर सेंड कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप छूटते हैं अपने प्रश्नों को इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो आप वॉइस में रिकॉर्डिंग करके भी हमारे पास में प्रश्नों को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम भी डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्द ही मिलते हैं कल सुबह, सबसे पहले करंट अफेयर में, उसके बाद में 8:30 बजे वाले एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।